सेक्रेटरीट की मस्जिद पे आप क्या बोलेंगे? इसका साल हो गया। सेक्रेटरीट का मस्जिद ज़बरदस्त बना के दे रहे सीएम साहब। मस्जिद बना रहे और टेम्पल भी बना रहे। मेरे भाई फिर बोला मैंने नशे में दे दिया पापी चारा, मेरा बड़ा भाई, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, राइट। कहाँ से भाई तुम? सुभान साहब है, अरे भाई मेरे से पहले आप रहे थे, तो कहाँ है आपके चैनल में? एक तो भी आना था ना, कहाँ है? तो ये बेकार की न्यूज़ है, राइट। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सो मैं ये बात को मानने को इनकार कर देता हूँ और मैं इतनी बड़ी बात बोल दिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का मसला अब इस वक्त पेंडिंग पड़ा है, मगर जुबली से वाबस्ता एमएलए मागंटी गोपीनाथ ने ये ऐलान किया है, ये बात कही है कि सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का काम चल रहा है और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस मुकाम पर जाकर वहां का मुआयना भी कर सकते हैं। इस बात का इन्होंने दावा किया है। तो अब इस मसले पर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता फिरोज खान साहब से और ये जानना चाहेंगे कि एमएलए मागंटी गोपीनाथ की बात में किस तरह की सच्चाई है और किस हद तक दम है। जी, आप क्या समझते हैं कि मागंटी गोपीनाथ ने ये कहा है कि सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का काम चल रहा है, आप क्या कहते हैं? पहली बात, मागंटी गोपी साहब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर एक चैलेंज हम डाले, वाइट चैलेंज, तो गोपी साहब नशे में हैं सर। जी, एक बार वाइट चैलेंज का खुलासा करें। देखिए, वाइट चैलेंज ये है कि जो ड्रग्स के बारे में हम बोले, जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं, कोकीन, गांजा, एलएसडी, एक्सएसटी, ये तमाम चीज़ें जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग्स, और वो ड्रग्स को का ब्रांड एम्बेसडर हम केटीआर को बोले। सो आज पूरे तेलंगाना के अंदर, जब तेलंगाना की रियासत आई थी तो जब 10,000 करोड़ की आमदनी थी एक्साइज से, शराब से, और आज 30,000 करोड़ के ऊपर हो गई। तो ब्रांड एम्बेसडर फॉर लिकर केसीआर साहब और ब्रांड एम्बेसडर फॉर ड्रग्स केटीआर। तो अब जो केटीआर के छोटे मोटे पट्टे हैं उनका भी पूरे वाइट चैलेंज में आ गए। आज मागंटी गोपी साहब जो बात बोल रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद का काम चल रहा, तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, चलिए जाएंगे, अगर से वाकई में अगर से मस्जिद का काम चल रहा तो मेरे हिसाब से 90,000 वोट है आपके पास जुबली हिल्स में। पूरे मुसलमानों को मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मागंटी गोपी साहब को आप डालो। तो ये मेरा ओपन चैलेंज है, अभी जाएंगे, आप ऑल पार्टी को बुला लीजिए। और मेरे को अब तक बात ये नहीं समझ में आई, अगर से फाउंडेशन स्टोन डलता तो हमारे एमआईएम के एमएलएज वहाँ पे मौजूद होते, हमारे मुफ्ती और उलमास मौजूद होते, और शायद हम भी मौजूद होते। तो ये पूरा ड्रग्स, नशा, हैंगओवर का नतीजा है। गोपी साहब ऐसे बातें कर रहे हैं। एक एमएलए होने के नाते अपने एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरह से पब्लिक में यानी खुलेआम ये कह रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद का काम चल रहा है और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है यानी कोई देखना भी चाहा तो जाके देख सकते, क्योंकि आप वहां पर जाके विजिट करना चाहेंगे? अरे साहब, मैं अभी बोल रहा हूँ गोपी साहब को, अभी जाएंगे, आप आ जाइए। और अगर से मस्जिद वहां पे बन रही तो इससे खूबसूरत बात कोई भी नहीं है दुनिया में एक मोमिन के लिए। मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके प्रचार करूंगा, मगर आप ऐसे बेतुके बातें कैसे कर रहे हैं? आप मस्जिद नहीं बन रही बोल के हम लोली पंचायत कर रहे हैं। अरे मस्जिद जो तोड़े उनके ऊपर आप केस नहीं बुक कर सके। सो आपको ये कहां से न्यूज है? आपको कौन न्यूज दिया ये? और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अभी चलिए, हम आने को तैयार है। ये बात बराबर है, आप जिस तरह से उनके जवाब दे रहे हो बराबर है, मगर उनका ये अभी तक इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ कि बिना फाउंडेशन स्टोन रखे, यानी संजय बुनियाद जिसे कहा जाता है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करे, मगर मस्जिद का काम चल रहा होता है। फिर क्या बात हो सकती है? किस वजह से ये बात को कह रहे हैं? इस पर आप क्या कहते हैं? अरे मेरे भाई, मैं आपको फिर से क्या बोल रहा हूं, नशे की हालत में मागंटी गोपी साहब बात कर रहे हैं। हम जो व्हाइट चैलेंज बोले, ये आज पूरा तेलंगाना ये व्हाइट चैलेंज में आ गया। हमारे पास रेवंत रेड्डी और हमारे पास 1 लाख जने आके कंप्लेंट दे रहे हैं। अरे भाई, जो 2 पैक जो शराब पीता था केसीआर की गवर्नमेंट में, 1 फुल बॉटल पी रहा,
और हर एक बच्चा, हर एक यंगस्टर वो व्हाइट का नशा कर रहा। क्या इसमें गवर्नमेंट मिली हुई है या ऑफिसर मिले हुए है, एक्साइज डिपार्टमेंट मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है? ये क्या हो रहा? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा। ये जो केसीआर बोला बंगारू तेलंगाना, भिखारी तेलंगाना बना दिया और आज ड्रग्स और शराब का तेलंगाना बना दिया। इसके लिए हम व्हाइट चैलेंज बोले और कल नहीं आए केटीआर साहब, तो इसका क्या प्रूफ हो गया? और आप पलटा के बोलते कि नहीं राहुल गांधी आना। अरे मेरे भाई, राहुल गांधी जो बॉलीवुड के हीरोइनों के साथ फिरता, चाहे वो कतरीना हो, रवीना हो, करीना हो, जैकलीन रहो, हमारा केटीआर फिरता ना, और पूरे दिन ड्रग्स में इन्वॉल्व है ना। और तेलंगाना का हाल क्या हुआ? तो आज मागंटी गोपी जो भी बात बोल रही, वो भी ड्रग्स लेके है, वो व्हाइट चैलेंज में है, नशे में बात कर रही। मेरा चैलेंज कबूल करो बोलो, आजा बोलो, अभी सेक्रेटरीट जाएंगे और मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं प्रचार करूंगा। मैं एमएलए चुनाव नहीं लड़ूंगा नागपल्ली में, मागंटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं प्रचार करूंगा। क्या बेतुके बातें कर रहे हैं साहब? फिरोज खान साहब के बयान से ये बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि मस्जिद का काम नहीं चल रहा है। मागंटी गोपी साहब ने जो बयान दिया है वो एक मजाक-खेज बयान है और एक झूठ का पलंदा है, क्योंकि बिना फाउंडेशन स्टोन रखे मस्जिद का तामीरी काम शुरू नहीं हो सकता है। फिरोज खान साहब ने मागंटी गोपीनाथ साहब को इस तरह का चैलेंज किया है। देखना है मागंटी गोपीनाथ साहब इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। उससे पहले हम फिरोज खान साहब से एक और सवाल ये करना चाहेंगे। तेलंगाना की पॉलिटिक्स में अब इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। जैसे कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना का चीफ बनाया गया, उसके बाद सभी तरफ से यानी शिद्दत के साथ यहाँ पर तेजी आ चुकी है और रेवंत रेड्डी पर तरह तरह के रिमार्क्स भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मागंटी गोपीनाथ ने एक और रिमार्क किया है, जो जिनको दुर्योधन का एक गदा है उस तरह का लिलीपुट ऐसे अंदाज में उन्होंने रिमार्क किया। इस पर फिरोज खान साहब का रिएक्शन क्या है, जानना चाहिए। देखिए, अब आवाम को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गोपी साहब की दिमाग की हालत क्या है। उनको ख्वाब गिरा मस्जिद बन रही बोल के। और रही बात रेवंत रेड्डी तेलंगाना का राम है, दुर्योधन नहीं, और राम भी छोटा मोटा था मगर रावण की लंका खत्म कर दिया। और रही बात मागंटी गोपी एक सिर्फ मामूल एमएलए है। रेवंत रेड्डी से एक लेवल का बात करना, होने वाला मुख्यमंत्री है, तो केसीआर जो आज मुख्यमंत्री है और होने वाला मुख्यमंत्री केटीआर, वो लेवल में बात करना। आप भी सुभान साहब अरे गैरे चमचे चिंदी चोरों की बात करते क्या आप? और आप कभी भी कुछ में को अच्छा कुछ पॉजिटिव पूछिए, आप हर टाइम कंट्रोवर्सी पूछते आप। सो मागंटी गोपी मामूल एमएलए है, बाजू हटाइए उसको। मस्जिद के ताल्लुक से जो बोला, अब उससे आप समझ जा सकते हैं राइट बेचारे की दिमागी हालत क्या है। तो मागंटी गोपीनाथ ने जो रेवंत रेड्डी पर रिमार्क्स किया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ रिएक्शन या कुछ उनके ऊपर केसेस वगैरह कराने का आप लोग कुछ ऐसा मशवरा लिए? मागंटी गोपी कौन सा मामूल जुबलीस का एक एमएलए? आपको मैं पलटा के बोल दे रहा हूँ, केसीआर केटीआर के लेवल में रेवंत रेड्डी से बात करना। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश का प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसका प्रेसिडेंट है, और पूरे कांग्रेस का सबसे बड़ा बब्बर शेर रेवंत रेड्डी है। तो उसके ताल्लुक से कोई एक चूहा, बकरी, गधा बात कर रहा तो हम नहीं देते साहब उसका जवाब, हमारे मियाँ केस नहीं है। जैसे कि अब रेवंत रेड्डी आने के बाद से तेलंगाना की पॉलिटिक्स में एक अजीब सा माहौल आ गया, तेलंगाना की पॉलिटिक्स में बहुत तेजी आ चुकी है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? बराबर देखिए, तेलंगाना में जब से रेवंत रेड्डी आए हैं कैडर जाग गया। लीडर्स तो अपनी मफाद के लिए जागते सोते, मगर कांग्रेस की आन बान शान, शेर दिल दरिया दिल, जो चट्टान के तम मजबूत है, वो है हमारा कैडर। और कैडर को ये भरोसा आ गया कि आने वाली हुकूमत अब कांग्रेस की है। और रेवंत रेड्डी जिस तरीके से बयान कर रहा और एक्सपोज कर रहा, देखिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा करप्टेड अगर से चीफ मिनिस्टर कोई है तो केसीआर है। आज 5 लाख करोड़ तेलंगाना को उधार रख दिया, एक सरप्लस स्टेट आज उधारों का स्टेट हो गया। आज आमदनी जितनी भी है वो सिर्फ केसीआर के फैमिली को है।
केसीआर, केटीआर, कविता, संतोष, हरीश राव, इनके पास एक पैसा है। 1% जो इनकी कौम है, जो विल्मा कौम है, इन लोग एक पूरा राज कर रहे हैं। जितने भी टॉप ऑफिसर हैं, जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी टॉप प्रेस वाले हैं, सब इनके 1% में आते। 99% के पास क्या है? आपसे मैं स्ट्रेटली पूछूंगा, किसको तो भी नौकरी मिली, किसको तो भी डबल बेडरूम मिला, 12% मुसलमानों को मिला, एससीज को मिला, एसटीज को मिला, बीसी को मिला, वक्फ बोर्ड का जुडिशरी मिला, डेवलपमेंट हुआ, किसी को तो भी लोन मिला, स्कूल्स डेवलप हुए, हॉस्पिटल्स डेवलप हुए, कोविड में मदद मिली। आप देखिए, आप एक दो स्कीमा सिर्फ केसीआर के कामयाब हुए। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, रईतु बंधु। हम एक यंग और ओपन लीडर है जो सच बोलने को घबराते नहीं। उनकी जो स्कीम है हुई, हम उसको तारीफ कर रहे हैं। यस, मगर आप वादे कितने करें? आप वादे करें 50, अमल करें 3-4। तो ये चीज जो एक्सपोज करने का एक तरीका है। केटीआर और केसीआर के पास लफ्जों की एक जाल है। इन लगा जगलरी करते, नंबरों को चेंज कर देते। मैं आपको कई टाइम बताया हूं कि जो फंड, फॉर एग्जांपल मुसलमानों को, माइनॉरिटी का लगा लेंगे आप, आज तक 7 साल के अंदर उन्होंने बोले कितना एलोकेटेड फिगर 20,000 करोड़ बोले, रिलीज कितना करे 12,000 करोड़, दिए कितना 5,000 करोड़। तो ये जो जिमिक्स है और जो ये लफ्जों की जान में लाते, इसको मैजिक बोलते, हमारे लफ्जों में उसको चीटिंग बोलते, फरेब बोलते। इसको काउंटर देने के लिए हमारा रेवंत रेड्डी जिस रास्ता इख्तियार कर रहा, उससे आवाम को समझ में आ रहा कि यस, तेलंगाना बंगारू नहीं हुआ, गोल्डन तेलंगाना नहीं हुआ, मगर एक फैमिली गोल्डन हो गई बोले तो वो केसीआर की फैमिली। और आज आवाम को समझ में आ रहा, कोई भी स्कीम से किसको फायदा नहीं हुआ, किसको फीस रियम्बर्समेंट मिल रहा, किसको स्कॉलरशिप मिल रही, किसको ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही, किसको नौकरी मिल रही, किसको घर मिला। तो ये तमाम चीजें आज रेवंत रेड्डी आके समझा रहे कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो कांग्रेस के टाइम के ऊपर हुआ और इन लोग सिर्फ इनके फैमिली को डेवलप करे। तो ये बात कैडर को समझ में आ गई। आज तेलंगाना में जा भी जा रहे हुजूम है ना। जैसे कि आज ही मैंने रेवंत रेड्डी के घर पर टीआरएस वर्कर्स की तरफ से अटैक हुआ, तो क्या वजह हो सकती है? इतना क्या एक्सट्रीम टीआरएस वाले कि रेवंत रेड्डी को इतना क्या सीरियस है? देखिए, सीरियस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं क्या बोला, रेवंत रेड्डी तेलंगाना का राम है और रावण को खत्म होना है और केसीआर रावण है। तो 2 महीने से केसीआर और केटीआर की नींद खत्म हो गई। आप देखिए केसीआर का चेहरा, पहले से पापिचारों का चेहरा मिक्की माउस के साथ बंदर के वैसा है, मगर ये बंदर का चेहरा कितना काला हो जा रहा देखिए आप। क्योंकि रेवंत रेड्डी रातों की नींद खराब कर दिया। इरिगेशन में करप्शन, लैंड डीलिंगों में करप्शन, पावर प्रोजेक्टों में करप्शन, पावर परचेजिंग में करप्शन, हर जगह पे टेंडर पे, हर जगह के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, हर जगह चाहे पंचायत रहो, म्यूनिसिपल रहो, सोशल वेलफेयर रहो, हर जगह के ऊपर करप्शन करें। और आज हम पूरी फाइल बनाए, हम एक चार्जशीट बनाए उनके ऊपर और हम अमित शाह से मिलना चाहें और अमित शाह हमको टाइम दे दिया। आप एक बात बोलिए, बंडी संजय बीजेपी के जो एमपी साहब है, प्रेसिडेंट, आए जब बड़े बड़े बातें करेंगे, बोले मैं जेल को भिजा दे रहा हूं, तो मेरे वैसा इंसान समझा हाउ साहब, सेंटर के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है और केसीआर पट्टेबाज है और पूरे नंगे कमा करा। जब कांग्रेस पार्टी हमारे पास ही, जब हम स्टेट और सेंटर में पावर नहीं है, जब हमारे पास ही एविडेंस है, तो बंडी संजय को एविडेंस लाने की कितनी देर। और बंडी संजय को हम भी बोले, हम भी देते एविडेंस, और बंडी संजय कभी उसको इकरार नहीं करे। तो रही बात केसीआर, केटीआर को जेल जाना है, ये रेवंत रेड्डी डिसाइड कर लिया। और इन लगा जो भी बट्टेबाज, नंगे, धोखेबाज कामा करे, करप्शन के कामा करे, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो सिर्फ उसके लिए हम पब्लिक स्पीचों में बोल रहे हैं, 20-22 मंथ्स इंतजार करिए, तेलंगाना में आएंगे हम और उसके बाद में तिहाड़ जेल को केसीआर को भेजेंगे, चरलापल्ली को केटीआर को। तो आपका मानना यह है, आपका दावा यह है कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है? 100% करने वाली है साहब। कांग्रेस पावर में आके क्या करती मैं आपको भी गारंटी नहीं देता हूँ, मगर कांग्रेस पावर में आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हर एक सेक्टर के ऊपर फेल हुई टीआरएस। टीआरएस क्या बोली, तेलंगाना जब लाया, वो लाया बोल के बोला, मगर तेलंगाना दिए कौन, सोनिया गांधी दी। सोनिया गांधी केसीआर को देख के नहीं दी, कांग्रेस पार्टी को देख के नहीं दी। यूनिवर्सिटी के बच्चे मर जा रहे हैं तो एक माँ का दर्द रखती, तो वो एक माँ की तरह तेलंगाना दे दी, बोली कि आंध्र प्रदेश कुर्बान हो गया तो कुर्बान हो गया। और केसीआर साहब गए पब्लिक में और क्या बोले, कांग्रेस डेवलप नहीं करी, मैं तेलंगाना लाया, तेलंगाना को मैं बंगारू बनाऊंगा, एक सामाजिक तेलंगाना बनाऊंगा। वो तो सोशल जस्टिस, वो तो हर कोई यहाँ एक रहेगा। अपना जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 14 उसके मुताबिक ऑल आर इक्वल, हम सब सेम है। तो उन्होंने ये बताया कि यस, मुसलमान सेम, बीसी सेम, एससी सेम, दलित सेम, एसटी सेम, आदिवासी सेम, लंबाड़े सेम, हर कोई इक्वल। और आके आज मुसलमानों को क्या बोले, अरे भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में दलितों से ज्यादा तुम लोग पसमंदा है, तुम्हारे कांग्रेस कुछ भी नहीं दी, मैं देता हूं। कांग्रेस 4% रिजर्वेशन दी, मैं 12% देता हूं। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां पूरे कांग्रेस वाले खा लिए, मैं देता हूं। जुडिशरी पावर, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिली, मैं दूंगा। लोन नहीं मिला, हर कोई पेटी कारोबार करता, छोटा मोटा ठेले पे है, बंडी के ऊपर है। खवातीन के पास स्किल है, मैं स्किल डेवलपमेंट कराता हूं, मैं आपके बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल करूंगा। अरे भाई, इसी तरीके से एससी कम्युनिटी को, दलितों को मैं 3 एकड़ लैंड देता हूं, दलित को मुख्यमंत्री बनाता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाता हूं, तुम लोगों को लोना देता हूं, तुम लोगों को नौकरियां देता हूं। नहीं दिया आप। एसटीज को, लंबाड़ों को मैं भी तुम्हारा रिजर्वेशन देता हूं। तुम लोग के खेड़े गांवों में है, जंगलों में रहते, तुम लोग स्कूला बनाता हो, रोडा बनाता हो, हॉस्पिटल बनाता हो, उसको नहीं दिया आप। बीसी जो है पूरे जो आते, मुदिराज, यादव, गौड़, इन लोगों को बोले पूरों को आप डेवलपमेंट करता हूं, मगर क्या करे, सिर्फ बकरियां दे दिए, मच्छियां दे दिए, भैंसा दे दिए, और ना दिए तो ना कारोबार नहीं करके बकरियां बेच लिए, भैंसा बेच लिए, फिर दियो अल्लाह दिलाओ अल्लाह। अगर से तेलंगाना डेवलप होना है तो 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना आप। एक है एजुकेशन, दूसरा है सेहत। अगर से एजुकेशन होगा और सेहत होगा तो तेलंगाना तगड़ा होगा। आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे को कोई भी चीज आपकी भीख की जरूरत नहीं है। आप अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे कॉलेज बनाइए, हमारे को आईएएस बनाइए, हमारे को ग्रुप 1 में लाइए, तो आप हर सेक्टर में केसीआर साहब आप फेल हो गए। एक तरफ बीजेपी का भी ये दावा है, बीजेपी भी ये कह रही है कि 2023 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी यहाँ पर तेलंगाना में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इस पर आप क्या कहते हैं? बीजेपी सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक है। मैं जब बोला था कि बंडी संजय पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने में कामयाब हो गया तो लोग मेरे पे तोहमत लगाना स्टार्ट करे कि फिरोज खान बीजेपी में जा रहा। फिरोज खान को सिस्टम का अंदाजा है, फिरोज खान ग्राउंड से आया, जमीन का लीडर है फिरोज खान। मेरा बाप कोई लीडर नहीं था, ना मेरे पास पैसा था, मैं जमीन से सीखा हर चीज। तो जब मैं इलेक्शन स्ट्रैटेजी देख रहा था, आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल रही, आप दारुसलाम अटैक बोल रही, आप भाग्य लक्ष्मी बोल रही, भाग्य नगर बोल रही, तो आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर दिए। जैसा पूरा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते तो ग्रेटर हैदराबाद में आप जीतते। और ग्रेटर हैदराबाद फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, जब से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का इश्यू है, ये ग्रेटर हैदराबाद के अंदर एक डिवाइड है। जब भी चुनाव आता, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता, एमआईएम मुसलमान का वोट ले लेता, बीजेपी हिंदू का वोट ले लेता। तो बीजेपी पार्टी सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद तक है। और नेक्स्ट टाइम जब चुनाव होगा, बीजेपी का नंबर 8 या 9 से नहीं बढ़ेगा। आने वाली नेक्स्ट गवर्नमेंट कांग्रेस की 33 डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, 2 डिस्ट्रिक्टों में नहीं आएगा कांग्रेस को एमएलए। एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जहां पे एमआईएम है, और एक मेदक डिस्ट्रिक्ट जहां पे चीफ मिनिस्टर है। दूसरे 31 डिस्ट्रिक्ट में 2-2 एमएलए मिनिमम आते। मैजिक फिगर क्या है? 60 एमएलए का। तो 62-64 हम क्रॉस कर रहे हैं। अगर से केसीआर और वहां पे नरेंद्र मोदी जो वादे करता और अमल करता, तो ना राहुल गांधी कुछ करता, ना सोनिया गांधी कुछ कर सकता, ना यहाँ रेवंत रेड्डी कुछ कर सकता। मगर हमारे को पिच बना के दे दिए, बैटिंग पिच। अब मारो आप छक्का,
आप काम करते और बॉलिंग पिच देते तो हमको चौका मारने को मुश्किल होती। तो आज एडवांटेज कांग्रेस, एडवांटेज रेवंत रेड्डी, एडवांटेज फिरोज खान करके दे दिया। हम ये नहीं बोल रहे हम खतरनाक काबिल है, मगर तुम ना काबिल होके हमको एडवांटेज दे दिए। जी ओवरऑल आखिरी क्वेश्चन ये कि फिर वही सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ताल्लुक से आखिरी सवाल यही है कि मागंटी गोपीनाथ ने जिस तरह से बयान दिया कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? अरे मैं इनकार कर देता हूं, और मैं इतनी बड़ी बात बोल दिया कि नशे की हालत में जो हम लगाए व्हाइट चैलेंज, राइट, वो व्हाइट चैलेंज के उसके अंदर केटीआर के पट्टे हैं वो, ऐसा मस्जिद मैं बोला ना आपको ख्वाब में आई। बस मैं इससे ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहता। जय हिंद, जय कांग्रेस।